Hey guys, this is Shivani from Startup English Classes. You are most welcome to this platform. How are you all? I hope you all would be good. तो आज के सेशन में मैं जो लेकर आई हूँ वो हमारा है ऑब्जेक्ट। तो चलिए पहले ऑब्जेक्ट का हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु या चीज, ऑब्जेक्ट मीन्स विरोध करना या ऐतराज करना। ऑब्जेक्ट का मतलब जब विरोध करना या ऐतराज करना होगा तो ये हमारी वर्ब होगी। ऑब्जेक्ट का मतलब जब वस्तु, चीज या कर्म होगा तो ये हमारा नाउन होगा। ऑब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कर्म के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होता है जिस पर कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़ता है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य या काम को हम वर्ब कहते हैं। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है, असर जिस पर पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। एज मैं आपको पढ़ाती हूँ, माता जी खाना बनाती हैं, पुलिस राम को पीट रही है। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट हूँ। मैं कौन सा काम कर रही हूँ, कौन सा कार्य कर रही हूँ? पढ़ाने का। तो पढ़ाना क्या है? वर्ब है। और मेरे द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप पर। समझ में किसको आ रहा है? आप पर। तो आपको, तो आप क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। माता जी खाना बनाती हैं, कौन बनाता है? माता जी। माता जी सब्जेक्ट हैं। कौन सा काम माता जी कर रही है? बनाने का। तो बनाना क्या है? वर्ब है। बनाने का प्रभाव किस पर बढ़ रहा है? बनकर क्या तैयार हो रहा है? खाना। तो खाना क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। पुलिस राम को पीट रही है, कौन काम कर रहा है? पुलिस। तो पुलिस हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है यानी कर्ता होता है। कौन सा काम कर रहा है? पीटने का। तो पीटना हमारी क्या है? वर्ब है। और कर्ता जिस काम को करता है उसका प्रभाव या असर जिस पर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो पीटने का प्रभाव पैर हाथ किसके जा रहे हैं? राम के। तो राम क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, कौन काम कर रहा है? मैं। तो मैं सब्जेक्ट हूँ। कौन सा काम कर रही हूँ? पढ़ाने का। तो पढ़ाना वर्ब है। मेरे पढ़ाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आपको अंग्रेजी। आपको और अंग्रेजी दोनों पर पड़ रहा है क्योंकि आपको समझ में आ रहा है और समझ में क्या आ रहा है? इंग्लिश आ रही है। तो मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, पढ़ाना वर्ब है और अंग्रेजी और आप दोनों ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि मेरे द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव आप और इंग्लिश दोनों पर पड़ रहा है, इसलिए इंग्लिश और यू दोनों हमारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट हैं। Kinds of object, there are two kinds of object. First is direct object and second is indirect object. Direct object वस्तु सूचक, indirect object व्यक्ति सूचक। कर्ता के द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति पर पड़ता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और व्यक्ति के अलावा अगर किसी पर, दूसरे पर पड़ता है, किसी नॉन लिविंग थिंग पर पड़ता है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, पढ़ाने का प्रभाव आप पर जा रहा है। आप कोई व्यक्ति होंगे, किसी एनिमल को तो पढ़ाएंगे नहीं, तो आप क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट हैं। काइंड्स में कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। माता जी खाना बनाती हैं, खाना क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के काइंड में कौन से ऑब्जेक्ट में आएगा? डायरेक्ट में आएगा क्योंकि ये क्या है? आपका डायरेक्ट फूड जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पुलिस राम को पीट रही है, राम हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अगर कोई पूछे काइंड्स में कौन से ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा क्योंकि राम जो है वो व्यक्ति सूचक है। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ, पढ़ाना वर्ब है, और यू और इंग्लिश, आप और अंग्रेजी दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। और ऑब्जेक्ट में से कौन सा है? काइंड्स में से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो यू हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे इस वाले वाक्य में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इसमें एक ऑब्जेक्ट आया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, इसमें भी एक ही ऑब्जेक्ट आया है, वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई भी नेसेसरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को आना ही है। अगर आएगा तो लिख दिया जाएगा, नहीं आया होगा तो नहीं लिखा जाएगा। जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ, इस सेंटेंस को बोल दूँ मैं पढ़ाती हूँ, मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, मेरे पढ़ाने का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला है, तो यानी इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऑब्जेक्ट होगा तो लिख दिया जाएगा, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच ओनली यू नहीं आएगा, और अगर दिया गया है तो लिख दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, आई टीच यू इंग्लिश, ये यू भी ऑब्जेक्ट है हमारा और इंग्लिश भी हमारा ऑब्जेक्ट है। मैम ने पहले यू लिखा है, बाद में इंग्लिश लिखा है। जैसे हमारे घर को दो रास्ता जाता हो, अब मेरी मर्जी इससे जाएं या उससे जाएं, तो यहाँ भी आप सोच रहे होंगे कि मैम की इच्छा थी, मैम ने पहले यू लिखा बाद में इंग्लिश लिखा, लेकिन मेरी इच्छा है पहले हम इंग्लिश लिखें बाद में यू लिखें। तो बेशक आप अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन एक रूल्स को ध्यान में रखते हुए। वो रूल क्या है, जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए और उनमें से एक डायरेक्ट हो और एक इनडायरेक्ट हो, जब एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए और उनमें एक डायरेक्ट हो और एक इनडायरेक्ट हो, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं। लेकिन लिखेंगे तो रूल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए हैं जिनमें से एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट आया हुआ है, तो हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो हमें वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, टू और या तो फॉर प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा। पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग टू या फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना चाहते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन नो एनी अदर प्रीपोजिशन, फिर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लिखा जाएगा। तो अब आपकी इच्छा डायरेक्ट लिखें या इनडायरेक्ट लिखें, बट यू विल, इस रूल को आप फॉलो करेंगे। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, आई टीच यू इंग्लिश, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले लिखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा है, इसलिए किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किए हैं। लेकिन इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं, आई टीच, इंग्लिश पहले लिखना है, आई टीच टू यू। अब यहाँ पर टू प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में करेंगे, तो दोनों के बीच में वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर टू या फॉर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखते हैं, तो हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में आई टीच यू इंग्लिश और आई टीच इंग्लिश टू यू बोथ आर राइट। यहाँ पर टू लग नहीं सकता है और यहाँ से हट नहीं सकता है, यहाँ पर इंग्लिश यू सिर्फ नहीं हो सकता है और यहाँ पर यू टू इंग्लिश भी नहीं हो सकता है। तो अगर किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है, तो आप दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इस रूल को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे माता जी मुझे खाना देती हैं, मदर गिव्स मी फूड, या फिर मदर गिव्स फूड टू मी। दोनों आगे फूड और मी दोनों आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जब अगर मी लिखेंगे फिर फूड लिखेंगे तो टू नहीं लगेगा, और फूड पहले लिखेंगे मी बाद में लिखेंगे तो टू यूज होगा। नोटिस व्हाट की हिंदी होती है क्या, सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछता है। सेकेंड नोटिस whom, किसे किसको, सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछता है। व्हाट वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछता है, मीन्स वस्तु को पूछता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को whom पूछता है। whom अगर सेंटेंस में पूछ रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछ रहा होगा। अगर हम अपने सेंटेंस में डिफिनीशन के माध्यम से ऑब्जेक्ट को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हम अपने सेंटेंस की क्रिया के ठीक पहले किसे
किसे या किसको या क्या लगा करके प्रश्न करेंगे, हमें आंसर में हम जो भी गेट करेंगे वो हमेशा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैं आपको पढ़ाती हूँ, हमें नहीं पता आप जो है वो ऑब्जेक्ट हैं, तो हम क्या बोलेंगे, मैं किसे पढ़ाती हूँ, आंसर में क्या मिला, आपको पढ़ाती हूँ, तो आप हमारे क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। और कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, whom का आंसर मिला है, और whom का आंसर क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो यानी ये यू जो है वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माता जी खाना बनाती हैं, मदर कुक्स दी फूड। अगर इस सेंटेंस में हमें नहीं पता कि ये फूड कैसे, खाना जो है वो ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, तो क्या या फिर किसे किसको लगा करके प्रश्न करते हैं। माता जी क्या बनाती हैं, माता जी खाना बनाती हैं, हमें आंसर में क्या मिला, खाना मिला हुआ है, तो ये फूड जो है वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट में कौन सा प्रकार होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो व्हाट का आंसर क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मीन्स द फूड इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फूड जो है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वैसे ही पुलिस राम को पीट रही है, पुलिस किसे पीट रही है, आंसर में हमें राम मिल रहा है, तो राम हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के प्रकार में कैसा ऑब्जेक्ट है, whom का आंसर है, तो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, आंसर में मिलेगा इंग्लिश, तो इंग्लिश हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैं किसको अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, आंसर में आप मिले, तो आप हमारा क्या होगा, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो व्हाट हमेशा वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछता है, whom हमेशा वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पूछता है। आई होप आपको ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से पता लग गया होगा। और इंग्लिश की जो स्टार्टिंग होती है, जो बेसिक होता है, वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आगे के ट्रांसलेशन आप इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से ही आप चेंज करते हैं। किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना जरूर ही आना चाहिए। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ आई वुड लाइक टू ओवर माई क्लास। सी यू टुमारो, टिल देन बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।